नमस्कार। चलिए आज क्लास 12 बायोलॉजी के सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को एकदम मक्खन की तरह क्लियर करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, इस चैप्टर के डिटेल्ड वन शॉट नोट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करना मत भूलिएगा। तो चलो इस बहुत ही बेसिक से सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हम सब अपने माता पिता की तरह दिखते तो हैं, पर उनकी एकदम कार्बन कॉपी क्यों नहीं होते? भाई इसी एक सवाल के जवाब में ना उन दो सबसे बुनियादी आइडियाज को समझेंगे जो इस पूरे चैप्टर की नींव हैं। पहला कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं वंशागति। ये बस वो प्रोसेस है जिससे कैरेक्टर्स यानी हमारे गुण माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। अरे तभी तो आंखों का रंग या बालों का टेक्सचर अक्सर हमारे परिवार वालों से मिलता जुलता होता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है वेरिएशन यानी विविधता। ये वो डिफरेंसेस हैं जो एक ही स्पीशीज के लोगों में पाए जाते हैं, और इसी की वजह से सगे भाई बहन भी एक दूसरे से अलग दिखते हैं। तो सीधी सी बात है, इनहेरिटेंस हमें एक जैसा बनाता है और वेरिएशन हमें यूनिक। और पता है इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के राज को सबसे पहले किसने खोला था? वो थे ग्रेगर मेंडल, जिन्हें हम आज फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। उन्होंने बगीचे में उगने वाले मटर के पौधे पाइजम सेटिवम पर अपने रेवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अब सवाल ये उठता है कि मेंडल ने इतने सारे पौधों में से मटर का पौधा ही क्यों चुना? देखिए, इसके कई प्रैक्टिकल कारण थे। एक तो इसकी लाइफ साइकिल छोटी थी, इसमें 7 जोड़ी बिल्कुल क्लियर दिखने वाले कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, जैसे लंबा या बौना पौधा। इसमें सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों करवाना मुमकिन था, और इसे उगाना भी बहुत आसान था। चलिए अब आते हैं चैप्टर के दिल पर, मेंडल के वो 3 फंडामेंटल लॉज जिन्होंने जेनेटिक्स की नींव रखी। मैं बता रहा हूं, ये आपके एग्जाम्स के लिए सबसे जरूरी टॉपिक्स में से एक है, तो पूरा ध्यान यहीं पर। लेकिन इन नियमों को समझने से पहले हमें कुछ जरूरी जेनेटिक टर्म्स समझने होंगे। मैं थोड़ा आराम से बताता हूं, आप चाहें तो यहां पॉज करके इसे अच्छे से देख सकते हैं। जीन इनहेरिटेंस की यूनिट है। एलील एक ही जीन के अलग अलग रूप हैं। होमोजाइगस का मतलब सेम एलील्स, जैसे टीटी या टीटी। हेट्रोजाइगस मतलब डिफरेंट एलील्स, जैसे टीटी। जीनोटाइप हुआ जेनेटिक मेकअप, और फिनोटाइप हुआ फिजिकल अपीयरेंस, मतलब जो बाहर से दिखता है। तो मेंडल के 3 नियम ये रहे। पहला, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कहता है कि एक डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील के असर को दबा देता है। दूसरा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसके हिसाब से गैमेट बनते समय एलील्स अलग अलग हो जाते हैं। और तीसरा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो ये बताता है कि अलग अलग ट्रेड्स के एलील्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली अलग होते हैं। अब देखते हैं कि ये नियम असल में काम कैसे करते हैं। इसके लिए हम जेनेटिक क्रॉसेस और उनके रेशियोज को समझेंगे। और हाँ, न्यूमेरिकल्स के लिए ये सेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। इसमें हम एक बार में सिर्फ एक ही ट्रेट की इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं। मान लीजिए हम एक प्योर टॉल प्लांट जिसका जीनोटाइप है टीटी और एक प्योर ड्वार्फ प्लांट जिसका जीनोटाइप है टीटी के बीच क्रॉस करवाते हैं। अब जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, F1 जनरेशन में जितने भी पौधे होंगे वो सब के सब लंबे होंगे। पर ऐसा क्यों हुआ? भाई ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस का कमाल। जो टॉलनेस का टी अलील है ना, वो ड्वार्फनेस के टी अलील पर डोमिनेंट है। इसलिए टीटी जीनोटाइप होने पर भी पौधा हमेशा टॉल ही दिखेगा। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। जब हम F1 जनरेशन के पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, मतलब टीटी को टीटी से ही क्रॉस करते हैं, तो हमें मिलती है F2 जनरेशन, और यहीं पर असली जादू देखने को मिलता है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि F2 जनरेशन में हमें 2 तरह के रेशियोज मिलते हैं। फिनोटिपिक रेशियो, यानी जो बाहर से दिख रहा है वो है 3 लंबे पौधे और एक बौना पौधा, मतलब 3:1। और जीनोटिपिक रेशियो यानी जेनेटिक लेवल पर वो है 1TT, 2TT और 1TT, मतलब 1:2:1। ये दोनों रेशियोज एग्जाम के लिए बिल्कुल वीवीआई हैं, इन्हें बिल्कुल याद कर लेना है। इसी तरह जब हम 2 ट्रेट्स को एक साथ स्टडी करते हैं, जिसे डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, तो F2 जनरेशन में हमें 9:3:3:1 का वो फेमस फिनोटाइपिक रेशियो मिलता है। और यही रेशियो मेंडल के तीसरे नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को साबित करता है। अब देखिए, मेंडल ने जेनेटिक्स की नींव तो रख दी, लेकिन बाद के साइंटिस्ट ने पाया कि नेचर हमेशा इन नियमों को इतनी सख्ती से फॉलो नहीं करती। इसके कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सेप्शंस भी हैं।
कंप्लीट डोमिनेंस, जहां एक लाल और एक सफेद फूल को क्रॉस करने पर एक तीसरा ही गुलाबी रंग का फूल मिलता है, मतलब ब्लेंडिंग हो गई। और दाई तरफ है को डोमिनेंस, जहां दोनों अलील्स अपना अपना असर दिखाते हैं, जैसे कि हमारे ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों एक्सप्रेस होते हैं। इनके अलावा भी इनहेरिटेंस के कुछ और कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स हैं, जैसे मल्टीपल एलील्स, जहां एक जीन के 2 से ज़्यादा रूप होते हैं। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। फिर है प्लियोट्रॉपी, जहां एक ही जीन कई सारे ट्रेट्स को कंट्रोल करता है। और एक है लिंकेज, जिसमें एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद जीन्स अगली पीढ़ी में एक साथ ही चले जाते हैं। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और मेंडल के फैक्टर्स, जिन्हें आज हम जीन्स कहते हैं, उनको उनके असली घर यानी क्रोमोसोम से जोड़कर देखते हैं। सटन और बोवेरी ने दी थी क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसने ये बताया कि जीन्स असल में क्रोमोसोम्स और मौजूद होते हैं। इस थियोरी ने, आप कह सकते हैं, मेंडल के काम और मॉडर्न जेनेटिक्स के बीच एक पुल का काम किया। इसने ये समझाया कि मेंडल के नियम असल में क्रोमोसोम्स के बिहेवियर की वजह से ही काम करते हैं। अब एक बहुत ही जरूरी टॉपिक, इंसानों में सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए, फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी XX, और मेल्स में एक X और एक Y, यानी XY। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे का सेक्स पिता के गैमीट पर डिपेंड करता है। अगर X वाला स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है तो लड़की XX होती है, और अगर Y वाला स्पर्म करता है तो लड़का XY होता है। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और आखिर में बात करते हैं म्यूटेशन की। ये हमारे जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए में होने वाला एक अचानक हेरिटेबल चेंज है। यही म्यूटेशन असल में सभी तरह की जेनेटिक वेरिएशंस का अल्टीमेट सोर्स है, जो एवोल्यूशन को आगे बढ़ाता है। तो मेंडल के मटर से लेकर हमारे अपने डीएनए तक इनहेरिटेंस के सिद्धांत ही जीवन की कहानी लिखते हैं, और इस कहानी का अगला अध्याय अभी भी लिखा जा रहा है। उम्मीद है आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। और याद रखिएगा, इस चैप्टर के कंप्लीट 1 शॉट नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखना न भूलें।